सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम पर एक तैयारी कर ली गई। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे और डीजल 3 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी है। कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1.5-2% बढ़ जाने से तूफ़ान नहीं आ जाएगा। महंगाई हुकूमत की ज़्यादती नहीं, दुनिया भर में कीमतें बढ़ी, हम कम करने की कोशिश करेंगे। वो 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। ओगरा ने ये प्राइसेस की जो है, ओगरा ने तो पिछले 3-4 पूरे 1.5 महीने में कहती रही है प्राइम मिनिस्टर ना कहते रहे जी। अब उनकी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी कल, तो प्राइम मिनिस्टर उसको देखेंगे क्या करना है। और दूसरी चीज़ है, जब आप 2 रुपये 4 रुपये की बात करते हैं तो उसमें पता नहीं कितना प्राइम मिनिस्टर अलाउ करेंगे, तो 1-1.5-2% की बात करते हैं। तो ऐसे तो आप कह रहे हैं तूफ़ान आ जाएगा, 1-1.5-2% से तूफ़ान आ जाता है। तो इस तरीके से आप ज़रा थोड़ा सा व्हाट आई एम सेइंग इज कि सेंसेशनल खबर तो ज़रूर होती है, लेकिन आप उसको ज़रा डायमेंशन कर लिया करें ना। इंटरनेशनल प्राइसेस से हमारी प्राइसेस जो हैं वो कम से कम 30-30, 40-40, 50% जो है वो कम है। तो इसीलिए ये कहना कि ये इन्फ्लेशन जो है ये हुकूमत की वो ज़्यादती है, ये हुकूमत की ज़्यादती नहीं है। इसी पर बात करेंगे माहिर मुआशियात इब्राहिम मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब आपके वक्त का। शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1.5-2% बढ़ने से कोई तूफान नहीं आ जाएगा, और ये भी कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, आपने बजा फरमाया कि अगर दुनिया में 80 करोड़ टन गंदम पैदा होती है तो उसमें से 2-3 करोड़ टन तो हमारा पाकिस्तान पैदा करता है। पाकिस्तान को माजी में फूड बास्केट कहा गया। अब चूंकि इनको ज़राअत में मार पड़ रही है, मुआशियात में मार पड़ रही है, इन्फ्लेशन में मार पड़ रही है, भूख और अफलास जो है वो सड़कों पर नाच रही है, लिहाजा जब इनके पास कोई जवाब नहीं तो अब इन्होंने ये कह दिया है कि इन्फ्लेशन फूड आइटम का दुनिया भर में है। यूरोप में कोई नहीं है, अमेरिका में कोई नहीं है, चाइना में कोई नहीं है, यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी नहीं है। अगर शौकत तरीन साहब ये कहते हैं तो ये झूठ बोलते हैं। प्रोपोर्शनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कहते हैं इन्फ्लेशन दुनिया में है। दुनिया में कहाँ है ऐसा कि 50 रुपए खाने वाली चीनी व्यक्ति 115 रुपए पे चली गई? हमें बताएं तो सही कि 100% इन्फ्लेशन दुनिया के किस मुल्क में है खाने की चीज पर? ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दूसरी नाकामी मौजूदा हुकूमत की हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं कि ये वतन अजीज हमारा है, इसकी तरक्की हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट का बजट, डेवलपमेंट का बजट तामीरी बजट अगर होगा तो आपका जीडीपी ग्रो करेगा। उसको सुकेड़ के और जो एलोकेट भी किया जाता है, आप इस साल 900 अरब एलोकेट किया है, साल के बाद उसका आधा भी इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ जो डाका है, जो चोरी है, फ्रॉड है, नॉन डेवलपमेंट बजट अय्याशी, एक असिस्टेंट कमिश्नर को 75 लाख रुपए का डबल कैबिन डाला लेके दिया जा रहा है, और असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर वो जो ड्यूटी पे आना पसंद नहीं करते, गाड़ी में बैठ के दस्तखत करके घर चले जाते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है। क्या वजह है कि 2 महीने पहले 45 रुपए किलो खरीदी गई किसान से गंदम का आज आटा 70 रुपए किलो बिक रहा है? कहाँ गई गवर्नेंस? कहाँ गया डीसी? कहाँ गया एसी? कहाँ गया कमिश्नर? कहाँ गई इनकी गुड गवर्नेंस? नाकामी है हर तरफ। नॉन डेवलपमेंट का बजट बढ़ता चला जा रहा है, वो खा रहा है हर चीज को, और डेवलपमेंट जिससे रोजगार आता है, लोगों को रोटी मिलती है, और वो शदीद तेजी के साथ कम होता चला जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इब्राहिम मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं। पीटीआई का सेहत का इनकलाब लाने का दावा धरा रह गया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का 59% तरक्याती फंड ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। महकमा सेहत ने माली साल के 11 माह गुजर जाने के बावजूद मजमूई तरक्याती फंड का सिर्फ 41% हिस्सा ही इस्तेमाल किया। महकमा सेहत ने 24 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स में से 10 अरब 3 करोड़ रुपए खर्च किए। महकमा सेहत ने 291 मनसूबों के लिए एक पाई भी जारी नहीं की।
اسی معاملے پر بات کریں گے ANP کے رہنما زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، فرمائیے گا کیا کہیں گے آپ کے محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے بیشتر بجٹ جاری ہی نہیں کیا، بہت سے منصوبوں کے لیے ایک پائی بھی جاری نہ ہو سکے؟ $4 بلین ہے ہمارے اس کے پاس، حالانکہ ہمارے صوبے میں بھی ان کا حکومت ہے، اس سے $2 ان کو دے نہیں رہے، اور جو دے رہے ہیں وہ بھی وہ خرچ نہیں کروا رہے کیونکہ وہ نااہل ہے، وہ اس میں اہلیت ہے ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جب 5 سال حکومت تھی تو ہم نے یونیورسٹیز بھی بنائی تھی، ڈیولپمنٹ بھی کر رہے تھے، اور وہ دہشت گردوں ساتھ لڑ بھی رہے تھے، جو قبضہ کیا ہوا تھا قبضہ بھی چھڑا رہے تھے، اور ہم قربانیاں بھی دے رہے تھے۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہ جب سے PTI کی حکومت، یہ سلیکٹ حکومت ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹ حکومت ہے، اور جن لوگوں نے سلیکٹ کروا کے لائے ہیں وہ اس قوم کے ساتھ یہی کرے گا، اور خاص کر پختونوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ تو ایسا رویہ ہے کہ یہ تو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہر سال جب یہ بجٹ اس کے ہوتے ہیں تو یہ خرچ نہیں کرتے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیلتھ میں تو ہمیشہ، حالانکہ ہیلتھ میں ہمارے وہاں پہ بہت ساری کمی ہے، ہیلتھ میں تو بہت کچھ کرنا چاہیے، اسپتالیں بنانے چاہیے، دوائیاں نئی لوگوں کو مل رہی ہے، تو جب دوائیاں نہیں ملے گی تو پیسے ضائع ہو۔ $4 بلین ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سندھ کے حقوق پر وفاق کا ڈاکہ، نہ مطلوبہ فنڈز فراہم کیے اور اب پانی روکنے کے لیے ارسا پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انکشاف، کہتے ہیں وفاق سندھ کو پیسے دے کر احسان نہیں کر رہا، 70% ریونیو سندھ سے جمع ہوتا ہے، ہمارے حصے کے مطابق ہمیں پیسے دیں، سندھ کی بات کرنے پر مجھ پر کیوں حملہ آور ہو جاتے ہیں؟ PTI نالا پارٹی بن گئی ہے اور نالے میں بہہ جائے گی۔ باقی صوبوں میں انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کو پیسے دیے، ہمیں کہتے ہیں آپ کو نہیں دیں گے، آپ کھا جائیں گے۔ بھائی یہ تو آئینی حق ہے، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، 70% صوبے سے کلیکٹ ہوتا ہے آپ کے۔ یہ کیا ہے بھائی، کہیں نالے نہیں بنائے، اب نالا پارٹی بن گئی ہے، ہر جگہ نالے بنا رہے ہیں، یہ نالے صرف نالوں میں بہہ جائیں گے یہ۔ اور سپریم کورٹ نے کراچی میں تمام غیر قانونی تعمیرات کو 2 روز میں گرانے کا حکم دیا ہے۔ 2 روز میں باقی تجاوزات ختم نہ ہوئیں تو آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ چیف جسٹس کی کمشنر کراچی کو تنبیہ، کہتے ہیں کہ جتنی مشینیں چاہیں لے کر جائیں اور سب گرائیں۔ KDA کو حکم جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں کراچی کے 36,000 پلاٹس کی چائنا کٹنگ کی گونج، عدالت نے کمشنر کراچی کو سارے پلاٹس خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمشنر صاحب اگر آپ قبضے نہیں گرائیں گے تو خود گر جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے کشمیر روڈ پر قائم غیر قانونی تعمیرات ختم کر کے پارک بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ کڈنی ہل پارک تجاوزات کیس میں عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ کمشنر کراچی کو تنبیہ کی کہ 2 روز میں باقی تجاوزات ختم نہ ہوئی تو آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ چیف جسٹس نے KDA کو حکم دیا کہ جتنی مشینیں چاہیے لے کر جائیں اور سب گرائیں۔ بوٹ بیسن پر قوم 3 کی تعمیر سے متعلق درخواست پر تمام قومز پر تعمیرات سے روکنے اور ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے DHA فیز 1 میں کمرشل سرگرمیوں پر کنٹونمنٹ بورڈ کی سرزنش کی۔ ریمارکس میں کہا کہ تمام کنٹونمنٹس کا یہی حال ہے، پورے کراچی کو کمرشل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے متعلقہ اداروں سے بدھ تک جامع رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں اورنگی اور گجر نالے پر آپریشن جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نالے کے طرف ساری لیز جعلی ہیں، تجاوزات کا خاتمہ نہیں روک سکتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس، نسلہ ٹاور کیس میں کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، 50 لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا پڑے گا۔ کراچی کے گجر اور اورنگی نالوں میں توسیع سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس برہم ہو گئے۔ ریمارکس یہ کہ یہ زمینیں لیز پر کیسے دی گئیں، کیا معلوم نہیں؟ زمین سرکاری ہے تو متاثرین کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دوران سماعت KMC کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت گجر نالے کو چوڑا کیا جا رہا ہے، لیکن اینٹی انکروچمنٹ ٹریبیونل نے لیز مکانات گرانے سے روک دیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ نالوں کی ری الائنمنٹ کر دی گئی ہے، لیکن حکم امتناعی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے۔ عدالت نے متاثرین کی معاوضے اور آپریشن روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے نالوں پر حکم امتناع بھی کالعدم قرار دے دیا۔ نسلہ ٹاور تجاوزات کیس کی سماعت میں چیف جسٹس سے ریمارکس یہ کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر مسلسل قبضے کیے جا رہے ہیں، 50 لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا پڑے گا، سارے رفائی پلاٹس پر پلازے بن چکے، کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کی جا رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے ریلوے کی زمینوں کی فروخت، ٹرانسفر اور لیز سے روک دیا۔ چیف جسٹس سے ریمارکس یہ کہ ریلوے میں اتنا بڑا حادثہ ہوا مگر کیا ہوا، کچھ فرق نہیں پڑا، میں تو سمجھا تھا کہ وزیر ریلوے استعفیٰ دیں گے مگر نہیں جائیں گے، نہ کچھ کریں گے والا حال ہے، صرف بولنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सर्कुलर रेलवे केस की समाअत हुई। अदालत ने रेलवे की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया और रिमार्क्स दिए। गरीबों की सवारी रेलवे को तबाह कर दिया गया। रेलवे को आवाम के लिए चला लें या सियासी मकसद के लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची से सक्खर तक रेलवे ट्रैक 82% खराब हो चुका, खतरनाक और नाकाबिले इस्तेमाल है। वजीर रेलवे ने कहा, मुस्ताफी होने से कोई वापस आ जाता है तो वो तैयार हैं। वजीर रेलवे का ये बयान गैर जिम्मेदाराना और तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म को ये मामला खुद देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना बड़ा हादसा हुआ मगर क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं समझा था वजीर रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे मगर नहीं जाएंगे ना कुछ करेंगे वाला हाल है। सिर्फ बोलना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो लोग मर गए उनका क्या होगा। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे से इस्तफसार किया कि अब तक आपके दौर में कितने लोग मर गए, 1000, 2000, तादाद बताएं। सेक्रेटरी रेलवे ने जवाब दिया कि 65 अफराद हलाक हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा 65 तो एक हादसे में मर गए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपसे नहीं चलता तो घर जाएं, ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुना है जमीनों के हवाले से कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है। कोई ऑर्डिनेंस आया तो स्ट्राइक डाउन करें। मुतनब्बे कर रहे हैं, गैर कानूनी अलॉटमेंट को कवर देने की कोशिश न करें। रेलवे की 1 इंच कोई जमीन फरोख्त करने की इजाजत नहीं देंगे। अदालत ने रेलवे की तमाम जमीनों की फरोख्त, ट्रांसफर और लीज से रोक दिया। और ऑनलाइन तालीम की मौजें ख़त्म हो गईं, अब स्कूल जाना होगा। सिंध हुकूमत ने कल से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस खोलने का फैसला कर लिया। सईद गनी कहते हैं स्कूलों में 50% हाजिरी होगी। स्कूलों के अमले को लाजमी वैक्सीनेशन कराना होगी। अपने अपने बस्ते तैयार कर लो, फिर से स्कूल जाने का मूड बना लो। सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस में कमी के बाद सूबे में 6ठी से 8वीं तक तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में 6ठी से 8वीं तक क्लासेस 50% हाजिरी के साथ शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सूरत हाल में बेहतरी की सूरत में प्राइमरी की क्लासेस 21 जून से खोली जाएंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ट्वीट में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने से मुतालिक फैसले से आगाह किया। साथ ही कहा कि स्कूल्स के सारे अमले के लिए वैक्सीनेशन कराना लाजमी होगा। और लाहौर तालीमी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं जमात की डेट शीट जारी कर दी है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 का पहला पेपर 10 जुलाई को होगा, जबकि मैट्रिक का पहला पर्चा 29 जुलाई को होगा। लाहौर तालीमी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं जमात के लिए डेट शीट जारी कर दी है। सिंध में कोरोना केसेस में कमी के बाद पाबंदियों में भी नरमी का ऐलान कर दिया गया है। कराची में कारोबार सिर्फ 1 रोज बंद होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। वज़ीर आला ने बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने की खबर का भी नोटिस दे दिया। सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों और ताजिरों को खुशखबरी सुना दी। कोरोना केसेस में कमी के साथ ही बड़े फैसले कर लिए। कराची के शहरी अब खुलकर पूरी शॉपिंग कर सकेंगे। कारोबारी सरगर्मियां पूरा हफ्ता जारी रहेंगी। शहर में कारोबार सिर्फ इतवार को बंद होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। बड़ी बैठक में ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक अहम फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को हिदायत की कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी जाए। वज़ीर आला सिंध ने एक्सपो सेंटर में बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने की खबर का भी नोटिस लिया। मुराद अली शाह ने IG पुलिस और वजारत दाखिला को मुतालिका शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उनका कहना था कि कोरोना के खिलाफ जारी किसी काम में करप्शन या नाअहली बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी हुकूमत ने खवातीन को बगैर महरम के हज अदा करने की इजाज़त दे दी है। खवातीन से इस सिलसिले में 23 जून तक दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं। हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। ये सनद भी पेश करना होगी कि उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। सऊदी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सिर्फ उन लोगों को हज करने की इजाज़त होगी जिन्हें हज किए हुए 5 साल का अरसा हो चुका है। इससे पहले सऊदी हुकूमत ने मुल्क में मुकीम 60,000 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को हज की इजाज़त देने का ऐलान किया था। और अब कुछ बजट की बात कर लेते हैं। पंजाब का 2,653 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब, तालीम के लिए 442 और सेहत के लिए 370 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है।
अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का बजट आ गया। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब वक्त ने 2653 अरब रुपए का बजट पेश किया। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 1428 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट का हुजम 560 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया गया। ग्रेड 1 से ग्रेड 19 के वो 7,21,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन जिन्हें पहले किसी भी किस्म का इजाफी अलाउंस पैकेज नहीं दिया गया, उनकी तनख्वाहों में स्पेशल अलाउंस की मद में मजीद 25% इजाफा होगा। मजदूर की कम से कम माहाना उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सूबा पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। सूबाई महसूलात के लिए 405 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। सेहत के लिए 370, तालीम के लिए 442 अरब रुपए रखे गए हैं। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए, जो पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 34% है। मुल्तान और बहावलपुर में सिविल सेक्रेटरीट की मुस्तकिल इमारतों के लिए फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए। आइंदा माली साल में 360 अरब रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। लाहौर को तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 अरब रुपए से पंजाब रोजगार प्रोग्राम के तहत आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। अगले माली साल के बजट में लाहौर की मरकजी और तिजारती अहमियत के पेश नजर तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम जारी की जा रही है। सहूलत बाजारों के मुस्तकिल कयाम के लिए अथॉरिटी कायम की जाएगी। पंजाब के बड़े शहरों में मॉडल बाजार बनाए जाएंगे। इसके लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। बेवाओं और यतीमों की किफालत के लिए 1 अरब रुपए की लागत से सरपरस्त प्रोग्राम, जबकि ख्वाजा सराओं की माशरती बेहतरी के लिए 5 करोड़ रुपए से मुसावात प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पनाहगाहों के प्रोग्राम के तसलसल के लिए पंजाब पनाहगाह अथॉरिटी कायम कर दी गई। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस से नारेबाजी की जाती रही। डेस्क बजाए गए। शोर शराबे पर स्पीकर ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठ कर तय कर लें, ऐसे ऐवान की कार्रवाई नहीं चल सकती। स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई 20 मिनट के लिए मुलतवी की। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में फिर नारेबाजी हुई, जिस पर स्पीकर ने शोर शराबे पर इजलास कल दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अयाज सादिक ने कहा कि ये रिवायत जमहूरियत की नफी करती है, इससे पार्लियामेंट का वकार नीचे गिरा। शामदियों और हवारियों और चंद लोगों होल्ड कर जी प्लीज, एक मिनट मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन से दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दूसरे को नुक्ता नजर को सुने। मैं 20 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूँ, 20 मिनट के लिए आपस में बैठ के तय करें कि क्या तरीका कार करना। इस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसका स्टेटस वजीर आजम जितना होता है, उनको बात करने का मौका ना दिया जाए या डिस्टर्ब किया जाए। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है, ताकि हुकूमत को एक्सपोज ना कर सकें। एक रवायत बुरी पड़ गई और वो रवायत जमहूरियत की नफी करती है। ये जमहूरियत के हक में नहीं जो बात हुई, ये पार्लियामेंट का वकार नीचे गिरा है। बरामदात और दरामदात की निगरानी FATF की कड़ी शराइत के तहत होगी। पहली बार मालूमात गलत फराहम करने वाले को 50,000 रुपये जुर्माना होगा, दूसरी बार 5 लाख, पांचवी बार 25 लाख रुपए जुर्माना होगा। कारोबारी अफराद के टैक्स गोशवारों में जाती बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, बिजनेस अकाउंट लाजमी करार दिया गया है। अपोजिशन जमातों की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास के दौरान शाह महमूद कुरैशी और शाजिया मरी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा मुलाकात का अहवाल क्या रहा? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हंगामा आराई शुरू हुई, जिसके बाद इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी किया और स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान एक मुलाकात शुरू हुई, जिसमें जो कुछ तजावीज़ सामने आई। अपोजिशन और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि स्पीकर का कहना था कि जो इजलास तो अपनी नशिस्तों से उठकर दूसरे की नशिस्त पर नहीं जाना होगा, और साथ ही साथ जो पार्लिमानी लीडरान है और पार्टी सरबराहान है उनकी इज्जत का सबने ख्याल करना है। एहतजाज सबका आईनी और जमहूरी हक है, मगर एहतजाज तकरीर के दौरान होना चाहिए, जबकि तकरीर के दौरान शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जबकि इजलास के दौरान शाह महमूद कुरैशी और शाजिया मरी पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला ख्याल हुआ, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को ये हिदायत की है कि वो अपनी अपनी पार्टी सरबराहान से मुशावरत करे और एक मुजव्वज़ा अखलाक तैयार किया, ज़ाब्ता अखलाक, जिसमें कहा गया है कि असम्बली हाल के अंदर जो प्ले कार्ड बनाए जाते हैं उनको नहीं लहराया जाएगा। उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
پاکستان میں مانسون کا آغاز جون کے آخری ہفتے میں ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے بتا دیا سندھ میں پری مانسون بارشیں کل سے شروع ہوں گی۔ دوسری جانب حکومت نے گرمی کا توڑ کرنے کی ٹھان لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جون کے آخری ہفتے سے ملک کے کونے کونے میں جم کر بارشیں ہوں گی۔ اس سال بارشیں معمول سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ پنجاب، سندھ اور کے پی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ دوسری جانب سندھ میں پری مونسون بارشوں کی بھی تاریخ آ گئی ہے۔ بدھ سے 19 جون تک سندھ کے مختلف اضلاع میں نہ صرف گردآلود ہوائیں چلیں گی بلکہ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں بھی ہوں گی۔ کراچی والوں کو محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے کہ 18 اور 19 جون کراچی میں گردآلود ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کی توقع کی ہے۔ طوفان کے باعث بل بورڈز گرنے کا خدشہ ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ملک میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی گلیشیئرز پگھلنے میں غیر معمولی تیزی آ چکی ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے حیران کن بات کی ہے کہ مصنوعی بارش کو شروع تو کیا جا سکتا ہے لیکن روکنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ خوش سالی کے ساتھ تو آپ اڈیپٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز ہیں۔ ایک ہمارے پاس کمپنی آئی ہوئی ہے جو کہتی ہے ہم آرٹیفیشل رین کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ شروع تو کر سکتے ہیں، وہ پھر بند نہیں کر سکتے۔ ملک امین اسلم کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے ملک کو خشک سالی سے بچانے کے لیے بڑا پلان بنایا ہے، ٹیکنالوجی سے بھی مدد لیں